हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट सेकंड करेंगे। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हम डेली शाम को 4 बजे इस चैनल पर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई गलती लगे तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि हम उस मिस्टेक को करेक्ट कर सकें। और अगर ठीक लगे तो वो भी बता देना, क्योंकि जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is, according to monetary approach, a revaluation of nations currency। जब हम नेशंस की करेंसी की रिवैल्यूएशन करते हैं, रिवैल्यूएशन क्या होता है? आपकी करेंसी की वैल्यू को बढ़ाना। और किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, मॉनेटरी अथॉरिटीज़ के द्वारा। एप्रिसिएशन क्या होता है? जब मार्केट फोर्सेस की वजह से करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होती है। डेप्रिसिएशन जब मार्केट खुद अपनी करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करती है। गवर्नमेंट कह लीजिए, मॉनेटरी अथॉरिटीज़ बोल दीजिए। तो उस टाइम पे जब करेंसी की रिवैल्यूएशन होगा, करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, उस टाइम के पर नेशंस की मनी की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Our next question is, a tax imposed on a commodity according to its weight, size और measurement। वेट, साइज और मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग जब हम टैक्स इम्पोज करते हैं किसी भी कमोडिटी के ऊपर, तो वो टैक्स कौन सा होता है? वो होता है हमारा स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, स्पेसिफिक टैक्स। क्योंकि ये जो वेट हो गया, साइज, मेज़रमेंट, ये उनके स्पेसिफिक क्वांटिटीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा। ठीक है। Our next question is, which of the following is Musgrave's view on incidence of taxation? सॉरी, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया है, बट फिर भी हम इसको भी कर लेते हैं। Which of the following is Musgrave's view on incidence of taxation? Musgrave के क्या व्यूज़ हैं? Changes in the distribution of income for private use arising from changes in budget policy. Our option C is correct. Changes in distribution of income for private use। प्राइवेट यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ मीन्स जैसे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में ना हो, मतलब जो प्राइवेट बिजनेस फर्म्स हैं या फिर कोई भी, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को चेंज करना प्राइवेट यूज़ के लिए, अराइजिंग फ्रॉम चेंजेस इन बजट पॉलिसी। और वो किस चीज़ से अराइज होगा? बजट पॉलिसी में चेंज होने से प्राइवेट यूज़ में डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का चेंज होगा। ठीक है। Our next question, under managed floating exchange rate the nation's monetary authority intervene in foreign exchange market। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो नेशन की, किसी भी देश की मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं, इंटरवीन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इंटरवीन मीन्स हस्तक्षेप। वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हस्तक्षेप क्यों करती हैं? स्मूथ आउट शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस इन एक्सचेंज रेट। स्मूथ आउट मीन्स कि स्मूथ करना, आराम से, जिसमें ज़्यादा जंप्स एंड जर्क्स ना हो, जो ज़्यादा उतार चढ़ाव ना हो, शॉर्ट रन फ्लक्चुएशंस में। ठीक है। सो आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। यूरो करेंसी मार्केट इज ए पार्ट ऑफ लार्जर ग्लोबल मार्केट एज यूरो डॉलर मार्केट। ये बोल रही हैं कि जो यूरो करेंसी मार्केट है वो यूरो डॉलर मार्केट का पार्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। ठीक है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें मैच करना है। मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हमें मैच करना हो तो वो हमारे रैशनैलिटी बेस्ड होते हैं। मोस्टली टाइम्स हमें एक या दो ऑप्शन का तो पता ही होता है कि क्या होगा। डब्ल्यूटीओ क्यों आया था? उन्होंने ट्रेड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को कम किया।
WTO आया हमारा ट्रेड के लिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। IMF बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। SAARC क्या है, साउथ एशियन कंट्रीज से रिलेटेड है, और IDA सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड करता है। देन वी मैच इट। WTO generally forbids the use of quantitative restrictions in trade। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना जो ट्रेड पे, वो उन्हें रोकता है। सेकंड, तो हमारा देखिए B और C ऑप्शन में से ही करेक्ट होगा। A और D तो कट गई। IMF किस लिए है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डिसइक्विलिब्रियम को करेक्ट करने के लिए। प्रोवाइड फाइनेंस टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसका आ गया फर्स्ट। सो अवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। बट हम पढ़ लेते हैं C को भी और D को भी। SAARC प्रमोट्स ट्रेड अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, IDA सैंक्शन सॉफ्ट लोन्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सडन शिफ्ट फ्रॉम import tariff to free trade may induce short term unemployment in। इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट होगी इम्पोर्ट कंपैटिंग इंडस्ट्रीज में। क्यों होगी, आप फ्री ट्रेड कर दोगे। पहले आपने टैरिफ्स लगा रखे थे, अब आपने कर दिया फ्री ट्रेड। तो पहले टैरिफ्स की वजह से जो आपकी इम्पोर्ट कंपैटिंग इंडस्ट्रीज थी उनको हेल्प मिल रही थी, उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो उनकी वैल्यू ज़्यादा हो रही थी। जो फॉरेनर्स के प्रोडक्ट्स थे वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स थे उनके कंपेयर में महंगे हो रहे थे। तो इस वजह से अब आपने कर दिया फ्री ट्रेड, तो उनके प्रोडक्ट्स की अब वैल्यू कम हो जाएगी। लोग तो जो सस्ता मिलेगा वही खरीदेंगे। तो उस टाइम पे, और जब आपके प्रोडक्ट्स की बिक्री ही नहीं हो रही तो आप एम्प्लॉयमेंट को भी कम कर दोगे, आपका आउटपुट भी कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी कम हो जाएगा। तो इस टाइम पे शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट होगी इम्पोर्ट कंपैटिंग इंडस्ट्रीज में। Our A option is correct. Eighth question. The immediate cause of collapse of Bretton Woods system was। Bretton Woods system collapse क्यों हुआ, उसके जो उसी टाइम के जो इमीडिएट कोज थे। फर्स्ट था द एक्सपेक्टेशंस दैट USA would soon be forced to devaluate the dollar। ये एक्सपेक्टेशंस रखी जा रही थी कि USA को फोर्स कर दिया जाएगा या फिर USA अपने डॉलर को जल्दी ही उसको डिवैल्यूएट कर लेगा। ये भी एक रीज़न है। मैसिव फ्लाइट ऑफ लिक्विड कैपिटल फ्रॉम USA से जो कैपिटल है वो उड़ रही थी, मतलब बाहर जा रही थी USA से कैपिटल, ये भी एक रीज़न है। और थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। द अटेम्प्ट बाय 3 स्मॉल यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स टू कन्वर्ट पार्ट ऑफ देयर डॉलर होल्डिंग इनटू गोल्ड एट द फेडरल रिजर्व बैंक। जो 3 यूरोपियन सेंट्रल बैंक थे, छोटे छोटे 3 यूरोपियन सेंट्रल बैंक थे, उन्होंने ट्राई किया था जो उनके डॉलर रिजर्व हैं वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएं, और कहाँ पर, फेडरल रिजर्व बैंक में। ये तीनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फिजिबल इफेक्ट ऑफ ट्रेड इज दैट। ट्रेड का क्या इफेक्ट होता है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो अपनी कंट्री में तो मोनोपोलिस्ट है, पर क्या होगा, क्या बाहर भी वही एक ही होगा। मोस्टली टाइम्स क्या होता है कि वहाँ पे तो बहुत सारा कंपटीशन मिल ही जाएगा, तो वहाँ पे वो जब होम मार्केट में जो मोनोपोली है वो बाहर जाके ओलिगोपोली बन जाएगी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। देखिए सेकंड को रीड करिए, एन ओलिगोपोली इन होम मार्केट बिकम्स मोनोपोली इन वर्ल्ड मार्केट। ऐसा नहीं हो सकता। मान लीजिए डोमेस्टिकली तो ओलिगोपोली है, मतलब डोमेस्टिकली तो बहुत सारी फर्म्स हैं, तो वो पागल थोड़ी ना है कि एक ही को बाहर जाने देंगे। वो सबका अपना कंपटीशन वहाँ बाहर भी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्योर कंपटीशन भी नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूरोपियन यूनियन हैज़ अचीव्ड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यूरोपियन यूनियन ने सब कुछ अचीव किया सिर्फ एक चीज़ को छोड़कर, अडोप्टेड ए कॉमन फिस्कल पॉलिसी फॉर मेंबर नेशंस। यूरोपियन यूनियन ने ये तो सारी चीज़ें अचीव कर ली,
परंतु जो फर्स्ट ऑप्शन था कॉमन फिस्कल पॉलिसी, ये अचीव नहीं कर पाई। एस्टेब्लिश ए कॉमन सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस सपोर्ट्स, ये भी अचीव किया। डिसबैंडेड ऑल टैरिफ्स बिटवीन इट्स मेंबर कंट्रीज, ये भी अचीव किया। लीव्ड कॉमन टैरिफ ऑन प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड फ्रॉम नॉन मेंबर्स, ये भी अचीव किया। जो यूरोपियन यूनियन ने है फिस्कल पॉलिसी कॉमन नहीं अचीव की, बची हुई ये सारी चीज़ ही कॉमन अचीव की हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अच्छे से पढ़िए और जो भी गलती हुई हो उसके लिए सॉरी। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।